नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र की। हालांकि कृषि एवं संबंध क्षेत्र के बारे में हमने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है कि राजस्थान के आय में या राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना है। भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार राजस्थान में किस तरह से भूमि का उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान में जो प्रचलित जोत है उनका किस तरह से डिवाइडेशन किया गया है, यानी कितने प्रकार की भूमि जोत है, और साथ ही साथ जो भूमि जोत है उनकी क्या संख्या है और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर भी हमने बात की। साथ ही हमने कृषि एवं संबंध क्षेत्र के अंतर्गत फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य का क्या योगदान है उस पर भी बात की। लेकिन जब हम कृषि और संबंध क्षेत्र में फसल के योगदान को अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्र के अंतर्गत पशुधन के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा योगदान वह फसल का है, और जिसमें हमने फसलों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था कि राजस्थान में जो है जलवायु की दृष्टि से कितने प्रकार की फसलें हैं। तो 3 प्रकार की है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। इसके बाद हमने यह भी अध्ययन किया था कि रबी की फसल और खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है। और इसके साथ ही हमने यह भी अध्ययन किया था कि राजस्थान की आय में सबसे ज्यादा कौन सी फसलों का योगदान है, खरीफ के अंतर्गत कौन सी फसलों का योगदान है और रबी की फसलों के अंतर्गत कौन सी फसलों का योगदान है। साथ ही इन फसलों का भारत के कुल उत्पादन में कितना योगदान है या राजस्थान की इन फसलों का भारत में कौन सा स्थान है, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। और अभी हाल ही में सेकेंड ग्रेड ग्रुप ए और ग्रुप बी का जब पेपर हुआ तो उसमें एक प्रश्न यहीं से पूछा गया था जिसका हमने अध्ययन किया था। प्रश्न था कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। तो देखिए, हमने बात की थी प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान किसमें है? बाजरा में प्रथम स्थान है, सरसों में प्रथम स्थान है, पोषक अनाज में प्रथम स्थान है और कुल तिलहन में हमारा प्रथम स्थान है। जबकि कुल दलहन और मूंगफली में दूसरा स्थान है, चना, ज्वार और सोयाबीन में हमारा तीसरा स्थान है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसी के अनुरूप जो है पिछले पेपरों का यदि हम अवलोकन करते हैं तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा को जिसने अच्छे से समझ लिया है उनको यह भी पता रहेगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और हम उसी तरह से बात करें जिस तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में जो खरीफ और रबी की फसलों का उत्पादन होता है तो उत्पादन को लेकर क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान में रबी और खरीफ की फसल के उत्पादन को लेकर। राजस्थान में रबी एवं
वर्ष 2022-23 में उत्पादन। अब इसको लेके जो है हमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, तो अब ध्यान रखना कि राजस्थान में रबी और खरीफ की फसल में वर्ष 2022-23 में कृषित क्षेत्रफल के बारे में हमने पहले अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे उत्पादन के संबंध में कि किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो अब देखिए समझना, सबसे पहले तो किस किस के संदर्भ में पढ़ना है। एक तो फसल के संदर्भ में पढ़ना है, इसके बाद वह रबी में कितना हो रहा है, खरीफ में कितना हो रहा है और कुल उत्पादन कितना हो रहा है। और उत्पादन जो है यहां लाख मैट्रिक टन के अंतर्गत है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पे समझना कि फसल में एक तो अनाज, दूसरा दलहन, तीसरा खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और कपास। इनके संदर्भ में हमसे पूछा जाएगा। अब इनके संदर्भ में हमें आंकड़ों को नहीं पूछा जाएगा, आंकड़ों के आधार पे तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाएगा। अब समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं अनाज की कि वर्ष 2022-23 में अनाज का रबी के अंतर्गत और खरीफ के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ। यदि हम बात करें अनाज की तो रबी के अंतर्गत जो है वह 128.73 मैट्रिक टन अनाज हुआ है, जबकि खरीफ के अंतर्गत बात करें तो 77.84 मैट्रिक टन। टोटल बात करते हैं तो टोटल 206.57 मैट्रिक टन। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इन आंकड़ों को रटना नहीं है, समझना है कि क्या पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दलहन की। यहां है दलहन, यहां रबी के अंतर्गत 27.28, खरीफ के अंतर्गत 20.14 और टोटल 47.42 लाख मैट्रिक टन। तीसरा जो पूछा जाता है वह है खाद्यान्न। अब खाद्यान्न जो है उसमें इन दोनों का क्या आएगा, योग। खाद्यान्न के अंतर्गत अनाज और दलहन दोनों का योग आएगा, यानी कि रबी के अंतर्गत इन दोनों का योग, खरीफ के अंतर्गत इन दोनों का योग, कुल उत्पादन में इन दोनों का योग। कैसे, देखिए खाद्यान्न में रबी के अंतर्गत इन दोनों का योग है 156.01, खरीफ के अंतर्गत है 97.98 लाख मैट्रिक टन और टोटल जो है वह है 253.99 लाख मैट्रिक टन। अब यहां पे समझना, हमें जो पूछा जाता है वह इसमें पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, समझना। प्रश्न पूछा जाता है कि जब हमने कृषित क्षेत्रफल में बात की तब हमने पढ़ा था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खाद्यान्न खरीफ के अंतर्गत बोया जाता है। पॉइंट क्लियर है, यहां हमने पढ़ा था। लेकिन हमने जब उत्पादन की बात करते हैं
तो राजस्थान में सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन जो है वह किसके अंतर्गत होता है? रबी के अंतर्गत होता है। यह ध्यान रखना क्या कि बोया तो किस में जाता है? खरीफ में ज्यादा बोया। राजस्थान में खाद्यान्न का सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल किस में होता है? खरीफ में। जबकि उत्पादन ज्यादा किस में होता है? रबी के अंतर्गत होता है। अब ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे कारण है कि खरीफ की जो फसल है वह पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है और इसीलिए राजस्थान की जो कृषि है उसे मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि अच्छी बारिश होगी तो उत्पादन ज्यादा होगा, यदि बारिश जो है कम या अपर्याप्त होती है तो उत्पादन कम होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, खरीफ में ज्यादा बोया जाता है जबकि उत्पादन क्या होता है? रबी में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रबी में उन्हीं क्षेत्रों में खाद्यान्न बोया जाता है जहां पर सिंचाई की सुविधाएं, चाहे वह कुएं और नलकूप में रूप में हो, चाहे नहरों के रूप में हो, चाहे वह तालाबों के रूप में हो। जो भी राजस्थान में सिंचाई के साधन है, जहां जहां सिंचाई के साधन है वहीं पर ही रबी के अंतर्गत फसल बोई जाती है। जबकि खरीफ के अंतर्गत राजस्थान के लगभग पूरे क्षेत्र में जहां पर भी कृषि योग्य भूमि है वहां सब जगह बोया जाता है और इसीलिए ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न किस में बोया जाता है? खरीफ में। और सबसे ज्यादा उत्पादन किस में होता है? रबी के अंतर्गत। यहां तक क्लियर हो गया? अब समझना, राजस्थान में सबसे ज्यादा खरीफ में क्या बोया जाता है? तो खाद्यान्न में सबसे ज्यादा बोया जाता है बाजरा और इसीलिए राजस्थान में खरीफ में या राजस्थान में सबसे ज्यादा बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा है, अनाज बाजरा है। जबकि उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है? गेहूं का होता है। यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खाद्यान्न अनाज बाजरा बोया जाता है जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वह किसका होता है? गेहूं का होता है। क्यों होता है? यह भी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि ज्यादा किसमें बोया जाता है? खरीफ में। और खरीफ के अंतर्गत मुख्य जो अनाज है वह क्या है? बाजरा है। जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें होता है? रबी में। और रबी के अंतर्गत जो है मुख्य खाद्यान्न या अनाज कौन सा है? गेहूं। तो इसीलिए ध्यान रखना, बाजरा हम बोते ज्यादा है लेकिन उत्पादन किसका होता है? गेहूं का ज्यादा होता है। और एक तो ये चीजें ध्यान रखना कि किस में ज्यादा बोया जाता है, किस में ज्यादा उत्पादन होता है खाद्यान्न की दृष्टि। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां लिखा जाता है कि वर्ष 2000 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में जो है कुल खाद्यान्न का उत्पादन, तो इसमें यह आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, 253.99 लाख मैट्रिक टन जो है खाद्यान्न का उत्पादन। अब इसमें न तो आपको गेहूं याद करना है, नहीं आपको बाजरा याद करना है, केवल खाद्यान्न याद रखना है। खाद्यान्न का यह आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। एक तो ये याद रखना, ये आंकड़े याद नहीं रखने, ये आंकड़े कंपेरेटिव तुलना याद रखनी है कि किस में ज्यादा बोया जाता है, किस में ज्यादा उत्पादन होता है। पॉइंट का। इसी तरह से तिलहन की बात करें तो देखिए, यदि हम तिलहन की बात करें तो तिलहन में रबी के अंतर्गत बोया जाता है, उत्पादन हुआ है 66.14 लाख मैट्रिक टन और खरीफ के अंतर्गत हुआ है 33.64 लाख मैट्रिक टन। टोटल कितना है? 99.78 मैट्रिक टन। ये ध्यान रखना, इकाई मैट्रिक टन में है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है आंकड़े सबसे ज्यादा याद करता है लेकिन इकाई भूल जाता है। तो यह ध्यान रखना, ये जितना भी उत्पादन हुआ है वह लाख मैट्रिक टन के अनुसार पूछा जाएगा। अब हमारा यहां से देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है खरीफ के अंतर्गत या रबी के अंतर्गत, तो यह ध्यान रखना, तिलहन भी सबसे ज्यादा किसमें उत्पादन होता है? रबी के अंतर्गत होता है। और इसीलिए देखा होगा सबसे ज्यादा तिलहन में राजस्थान में सरसों का उत्पादन होता है और सरसों उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। और राजस्थान में जितने खाद्यान्न का उत्पादन या तिलहन या फसलों का उत्पादन होता है तो भारत के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सरसों का है। यहां हम पहले पढ़ चुके हैं। एक और इसमें याद रखना है
कि वर्ष 2022-23 में तिलहन का कुल उत्पादन कितना हुआ, तो यह ध्यान रखना 99.78 लाख मैट्रिक टन। ये दोनों आंकड़े आपको पता होने चाहिए। अब ये क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है कि राजस्थान में रबी एवं खरीफ की फसल तथा तिलहन एवं सिंचित क्षेत्र और प्रवृत्तियां, तो ये ध्यान रखना, ये आपको पूछे जाने वाले आंकड़े हैं दोनों। कौन से? एक तो खाद्यान्न 253.99 और तिलहन 99.78। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है गन्ना। गन्ना मुख्य रूप से हमें पता है किसके अंतर्गत आती है, खरीफ की, तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट ही लिखते हैं कि वर्ष 2022-23 में गन्ने का उत्पादन कितना हुआ है, 2.1 लाख मैट्रिक टन। और यदि हम बात करें कपास की, तो कपास भी मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन इसमें कितना हुआ है, 25.13 लाख मैट्रिक टन। अब मैं कई बार आपके कमेंट्स देख रहा था, जब क्लास होती है तो कमेंट्स देखते हैं, तो कमेंट्स में एक कमेंट्स बहुत ज्यादा जो पिछले क्लास के संदर्भ में पूछा जा रहा था कि सर कपास की जो गणना है वह प्रति गांठ के आधार पर की जाती है और एक गांठ में कितने किलोग्राम होते हैं, तो यह ध्यान रखना, एक गांठ बराबर 170 केजी, 170 किलो की एक, क्योंकि कई कमेंट्स कर रहे थे कि सर 170 है या 175 है, तो ये ध्यान रखना 170 केजी। और यह इकोनॉमिक सर्वे जब देखते हैं तो इसके नीचे लिखा हुआ है कपास या रुई एक गांठ बराबर 170 किलोग्राम। तो ये ध्यान रखना, एक तो एक गांठ में कितना, हालांकि यह आंकड़ा नहीं पूछते हैं, लेकिन इससे हमें यहां से पता चलता है कि कपास और गन्ना। अब कपास और गन्ना आपको समझने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होता है, उसके बाद तिलहन का होता है, फिर कपास और सबसे कम किसका होता है, गन्ने का उत्पादन होता है। तो इस तरह से आपको एक तो यह पता होना चाहिए कि विशेष रूप से अनाज, दलहन, खाद्यान्न और तिलहन, इन चारों में सबसे ज्यादा किसमें बोया जाता है, तो यह ध्यान रखना कि खाद्यान्न सबसे ज्यादा खरीफ के अंतर्गत बोया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन किसके अंतर्गत, रबी के अंतर्गत। और वर्ष 2022-23 में राजस्थान में खाद्यान्न का कितना उत्पादन हुआ है और तिलहन का कितना उत्पादन हुआ है, ये दोनों डाटा आपको याद होने चाहिए। 253.99 और 99.78 लाख मैट्रिक टन। और इसके बाद गन्ना और कपास को केवल आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से हमें एक तो उत्पादन क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से उत्पादन को लेके कौन कौन सा जो है फसल 2022-23 के संदर्भ में आंकड़ा पूछा जाएगा। तो आंकड़े टोटल जो है 6 है, इसमें से केवल 2 डाटा हमें पूछे जाएंगे और 2 कृषि और उत्पादन के संदर्भ में फसल को पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि तुलना, क्योंकि हमने कहा कि अधिकांश प्रश्न तुलनात्मक रूप से पूछे जाते हैं, पिछले वर्ष और इस वर्ष की उत्पादन की तुलना करके पूछे जाते हैं। अब देखिए तुलना के संदर्भ में क्या प्रश्न बनते हैं, एक एक प्रश्न की हम डिटेल से जो है चर्चा करते हैं, ताकि आपको कौन सा आंकड़ा याद करना है यह भी क्लियर हो जाए। जब हम राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो उसमें सीधा लिखा हुआ है एक हेडिंग, कृषि उत्पाद, कि राजस्थान की कृषि का उत्पादन मुख्य रूप से मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है। सब जानते हैं, क्योंकि राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। और खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता केवल वर्षा पर ही निर्भर नहीं, अपितु पर्याप्त समयावधि में वर्षा के उचित और समान वितरण और सघनता पर भी निर्भर करता है। अब इसे नहीं हमें यह करना है कि यहां जो कोई भी फसल है,
उसका वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में उत्पादन और उनमें क्या विचलन हुआ है, यह विचलन हमसे पूछा जाएगा। फसल 2021-22 में उत्पादन, 22-23 में उत्पादन और उसका विचलन का मतलब है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कमी हुई है या वृद्धि हुई। अब एक एक को लेके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि गत 3 वर्षों की खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन का विस्तृत विवरण तालिका 2.2 में खाद्यान्न तिलहन के उत्पादन को चित्र 2.8 में दर्शाया गया है। तो देखिए यह उत्पादन 3 वर्ष का 2020-21, 2021-22 और 2022-23, अब इनका तुलनात्मक हमसे पूछा जाएगा और सामान्यतः इन दोनों का यानी कि 21-22 और 22-23 का तुलनात्मक विचलन हमसे पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाएगा देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है खाद्यान्न का। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? खाद्यान्न की। अब खाद्यान्न में ध्यान रखना कि वर्ष 2022-23 में कितना हुआ है, हमने अभी पढ़ा है 22-23 में 253.99 लाख मैट्रिक टन हुआ है, जबकि वर्ष 2000 गत वर्ष में कितना हुआ था 231.52 लाख मैट्रिक टन। अब देखिए दोनों का यदि हम तुलना करते हैं तो 2021-22 गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब कितनी वृद्धि हुई है यहां ध्यान रखना, यहां आंकड़ा हमें पूछा जाता है कि खाद्यान्न में 9.71% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना, यानी कि जो किसके संदर्भ में पूछा जाएगा? खाद्यान्न के संदर्भ में पूछा जाएगा, जो हमने कर दिया क्या कि खाद्यान्न में राजस्थान में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 9.71% की क्या वृद्धि दर्ज की गई। पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद दूसरा हमें किसको लेना है? दूसरा हमें लेना है तिलहन को। अब पहले हम खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और कपास पर बात करते हैं। अब यदि हम तिलहन की बात करेंगे तो देखिए तिलहन का जो है वह इस तरह से आपको तिलहन का, यहां है तिलहन का। अब 2022-23 में 99.78 था, 2021-22 में 102.68 लाख, यानी कि एक साथ ही मैं लिख देता हूं तिलहन 2021-22 में यहां था 102.68 लाख मैट्रिक टन, जबकि 21-22 में यहां 99.78 लाख मैट्रिक टन। इसका मतलब देखिए गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष तिलहन के उत्पादन में क्या हुई है? कमी हुई है। अब ये कमी कितनी हुई है? वहां हुई है 2.82%, 2.82% क्या हुई है? कमी। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा ध्यान रखना किसका? गन्ना। अब यदि हम गन्ना की बात करें तो गन्ना पिछले वर्ष में कितना हुआ है? 3.21 लाख मैट्रिक टन, लेकिन इस वर्ष कितना दर्ज किया गया है? 2.18 लाख मैट्रिक टन। इसका मतलब गन्ने में भी क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 32.09% की कमी दर्ज हुई है। इसके बाद है चौथा कपास। कपास, अब कपास पिछले कितना था? 24.82,
24.82 और इस वर्ष है 25.53। क्लियर। अब देखिए कपास में क्या हुई है, वृद्धि हुई, कितनी हुई है, अब यहां पे आप तुलना करेंगे, देखिए कि खाद्यान्न में क्या हुई है, वृद्धि, तिलहन में क्या हुई है, कमी, गन्ना में क्या हुई है, कमी, और कपास में क्या हुई है, वृद्धि। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब हमें प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई, या किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक कमी हुई है। अब हमने खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और कपास को रट के चले गए। वहां पे जो है वह आपको फसलों के नाम देगा। जैसे खाद्यान्न में गेहूं, क्या नाम देगा, गेहूं। तिलहन में लिखेगा सरसों, उसके बाद गन्ना और कपास। अब देखिए सर्वाधिक कमी किसमें हुई है, यह ध्यान रखना। कमी तो दो में हुई है, गन्ना और तिलहन में, लेकिन सर्वाधिक किसमें हुई है, तो यह ध्यान रखना, सर्वाधिक कमी यहां किसमें दर्ज की गई है, गन्ना के अंतर्गत सबसे ज्यादा कमी हुई है। और यदि पूछा जाए सर्वाधिक वृद्धि, तो सर्वाधिक जो वृद्धि है वह किसमें दर्ज की गई है, खाद्यान्न में। देखिए इसमें 9.71% है, जबकि इसमें 2.86%। तो यह ध्यान रखना कि हम केवल इन आंकड़ों को रटें नहीं, इन आंकड़ों को समझें कि कौन सा आंकड़ा पूछा जाएगा और किस तरह से। तो आंकड़े आपको याद करने हैं, एक तो ये दोनों कि खाद्यान्न में कितना विचलन हुआ है और तिलहन में कितना विचलन हुआ है। क्लियर। और जब इन चारों में कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा कमी किसमें दर्ज की गई है और सबसे ज्यादा वृद्धि किसके अंतर्गत हुई है। ये तो हुई है चार के संदर्भ में। अब इसी को ही रबी और खरीफ के संदर्भ में पूछा जाएगा। अब समझना रबी और खरीफ के अंतर्गत किस तरह से बनते हैं। यहां इस तरह से पूरी इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम खरीफ में या अनाज में बात कर रहे हैं। देखिए रबी अनाज, खरीफ अनाज, रबी दलहन, खरीफ दलहन, रबी खाद्यान्न, खरीफ खाद्यान्न, रबी तिलहन और यानी कि अब आपको जो है वह खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और कपास के संदर्भ में नहीं, रबी और खरीफ के संदर्भ में पूछने की संभावना है। अब कैसे याद रखना है, अब हमने लिखा तो इतने सारे, लेकिन इनको याद नहीं करना, केवल समझना है इसमें से क्या प्रश्न बनेगा उस पर हमको बात करना है। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जिस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहां से शुरू करते हैं अपन एक एक पॉइंट को समझना कि वर्ष 2022-23 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है, 97.9 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है, जो गत वर्ष 85.82 लाख मैट्रिक तुलना में 14.17% क्या है, अधिक है। यानी कि सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, खरीफ खाद्यान्न की बात करते हैं। खरीफ खाद्यान्न, अब देखिए खरीफ खाद्यान्न यहां कितना है, एक एक को लेके बात करें। यहां पहले कितना था, पहले था 85.82
8-2 2021-22 2022-23 और यहां पर विचलन कितना हुआ है, यहां है 85.82। अब हम संख्या आंकड़ों को नहीं लिखकर सीधा जो है हम एक ही बात करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाने वाली है, वह है विचलन। अब विचलन सीधा याद रखना कि खरीफ खाद्यान्न में क्या विचलन रहा, 14.17% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। खरीफ खाद्यान्न में 14.17% की वृद्धि हुई। इसी तरह से वह आपसे पूछेगा रबी के संदर्भ में। इसके बाद देखिए यहां रहा रबी के, कि रबी के खाद्यान्न 156.0 लाख मैट्रिक टन होना अनुमानित है, जो पिछले 145.70 यानी कि 7.08% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब यहां पर देखिए प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह ध्यान रखना, रबी के खाद्यान्न और खरीफ के खाद्यान्न में जो है क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इसीलिए हमने कहा कि टोटल 9.71% की वृद्धि दर्ज की गई। अब इसी तरह से बात करते हैं अनाज को लेके, खरीफ अनाज। अब अनाज यहां 77.8 लाख मैट्रिक टन, जो पिछले 72.78 लाख मैट्रिक तुलना की 7.01% की क्या दर्शाता है, वृद्धि। अब यहां देखिए यहां है 7.01% की क्या दर्शाता है, वृद्धि दर्शाता है। किसमें, खरीफ अनाज में। रबी की बात करें तो देखिए रबी में यहां 8.85% की क्या दर्शाएगा, वृद्धि दर्शाएगा। यहां वृद्धि को दर्शाता है। यहां है अनाज का। इस तरह से यहां है दलहन का। दलहन में बात करते हैं तो यहां 53.98% की क्या दर्शाता है, वृद्धि दर्शाता है। और यह जो है 0.58% की कमी दर्शाता है। क्लियर। और इसी तरह से यदि हम तिलहन की बात करें रबी और खरीफ में, तो रबी के अंतर्गत यदि बात करें तिलहन, तो 10.33% की क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां खरीफ की फसल में रबी की खरीफ के अंतर्गत जो है 16.32 और रबी के अंतर्गत 10.33% की कमी। और इसमें केवल इन आंकड़ों को समझना। देखिए उत्पादन में दो ही चीजें पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, एक तो जो हमने पहले पढ़ा कि सबसे ज्यादा जो है कमी किसमें हुई है, सबसे ज्यादा जो है वृद्धि किसमें हुई है, सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें हुआ है, रबी में या खरीफ में। एक तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। और दूसरा जो है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जब यहां पे आता है तो विद्यार्थी इन आंकड़ों को रटता है। अब इन आंकड़ों को रटना नहीं है, केवल समझना है। अब देखिए आप जजमेंट मत करिए कि किस किस में वृद्धि हुई है। पहले तो ये देखिए, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि है, इसमें वृद्धि है और इसमें। इसका मतलब जो हमने 8 है, 8 में से केवल 2 में कमी हुई है। केवल 2 में क्या हुई है, कमी हुई है, बाकी सब में वृद्धि हुई है। और कमी जो हुई है वह किसके अंतर्गत हुई है, रबी के अंतर्गत हुई है, रबी दलहन और रबी तिलहन, बाकी सब में वृद्धि हुई है। तो अब ध्यान रखना प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न आपको जो है 4 फसलें दी जाएगी
उन 4 में से 3 फसलें तो होगी खरीफ की और 1 फसल होगी रबी की। और पूछेगा कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में से किस में कमी दर्ज की गई। तो यह ध्यान रखना, रबी के तिलहन में और रबी के दलहन में ही क्या हुई है, कमी हुई है, बाकी सब में क्या हुई है, वृद्धि हुई। केवल रबी की दलहन कौन सी है, हमें पता है, चना है, मटर है, मसूर है। और तिलहन में सरसों है, तारामीरा है और सूरजमुखी है, अलसी है। और यह ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें अलसी को पूछा गया था कि राजस्थान में अलसी उत्पादक जिले कौन से। क्यों पूछा गया, इसकी वजह से। क्यों, क्योंकि तिलहन में कमी हुई है। तिलहन में क्या हुई है, कमी हुई है, बाकी सब में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो या तो चना पूछा जाएगा या अलसी पूछा जाएगा या सरसों पूछा जाएगा, यहां आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा कि हर एक पेपर जो बनता है उसके पीछे करंट अफेयर्स को रखा जाता है। तो अब जिन्होंने इनको समझ रखा है उन्हीं फसलों के बारे में पढ़ना है, सबके बारे में नहीं पढ़ना है। सब परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन जो सिलेबस है उसमें से वो चीज पूछी जाती है जो चर्चित है, जो अन्य से अलग है। तो इसीलिए तिलहन के अंतर्गत सरसों और अलसी, सूरजमुखी और आता है। और अलसी के उत्पादक जिले अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे। क्यों पूछे गए थे, इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ही पूछे गए थे। पॉइंट क्लियर हो गया। एक तो यह ध्यान रखना किस में कमी हुई है, यहां तक क्लियर। अब दूसरा पॉइंट समझना, अब इसमें बात करें तो कमी हुई है तो सर्वाधिक कमी किस में हुई है। अब देखिए, रबी की दलहन और रबी की तिलहन, सर्वाधिक कमी किस में हुई है, रबी की तिलहन में हुई है। यह भी किरण है, हमने कहा इन दोनों में हुई है, लेकिन सर्वाधिक कमी किस में हुई है, तो रबी की तिलहन। अब रबी की तिलहन में सरसों हो सकता है, अलसी हो सकता है, सूरजमुखी हो सकता है, जिससे भी तेल प्राप्त करते हैं वह हो सकता है। इसीलिए इनको पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। और जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में उत्पादन और कृषि क्षेत्रफल को अच्छे से समझ लिया है, उनको पता रहेगा कि कौन सी फसल एग्जाम में पूछी जाएगी, चाहे वो आरएस है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या कोई एग्जाम है। सर देख, इतनी सारी फसलें, सभी फसलें अपन को याद नहीं होती है, सभी फसलों के उत्पादक जिले, कृषि जिले हम लोग याद नहीं कर सकते। लेकिन इस गणना को यदि अच्छे से समझ ले तो 1 या 2 फसल अच्छे से समझ के चले जाए, अपने आप जो है आंसर आपको मिल जाएगा। अब जिसने इसको समझ रखा था उनको तो केवल सरसों, अलसी और सूरजमुखी उत्पादक जिले ही तो पढ़ने थे। और उसमें सरसों का तो सबको ही पता है, पढ़ना किसको था, अलसी को ही याद करना था। क्लियर हो गया। और अलसी एग्जाम में पूछ लिया। अब बात करते हैं दूसरी, यहां से अब आती है वृद्धि की। हमने कहा रबी और खरीफ के अनाज में वृद्धि हुई है, खरीफ के दलहन में वृद्धि हुई है, रबी और खरीफ के खाद्यान्न में वृद्धि हुई है और खरीफ तिलहन में वृद्धि हुई। अब यहां देखना सबसे ज्यादा वृद्धि किस में की गई है, तो यह ध्यान रखना, खरीफ दलहन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। अब खरीफ दलहन में कौन सी है, तो अब देखिए मूंग, और देखिए बाजरा, मूंगफली और मूंग। मूंग में जो है सबसे ज्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पॉइंट क्लियर हो गया, खरीफ दलहन। अब इसके बाद दूसरी किस में हुई है, खरीफ तिलहन में। खरीफ तिलहन, और खरीफ तिलहन में देखा हमने कहा कि खरीफ में तिलहन में सर्वाधिक आय बाजरा, उसके बाद मूंगफली और तीसरा कौन सा है, मूंग। और देखिए दोनों ही तिलहन पूछे गए हैं। अभी एक तो सबसे ज्यादा कमी किस तिलहन में हुई है, तो रबी का तिलहन अलसी पूछा गया है सेकंड ग्रेड में, और दूसरा खरीफ का तिलहन पूछा गया है। कौन सा था, वह था आपका मूंगफली। उसका स्थान पूछा गया है कि यदि वृद्धि हुई है तो उसका स्थान भारत में कौन सा है। तो जितने भी फसलों के प्रश्न बनते हैं उनमें इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पूछा जाता है। और अब आपको यह पता होना चाहिए कि किसमें ज्यादा वृद्धि हुई है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि तो हुई है खरीफ दलहन में। अब खरीफ में दलहन में कौन कौन सी दलहन होती है, तो मूंग है, मोट है, चवला है, ग्वार है, ये सब होते हैं दलहन। और खरीफ तिलहन दूसरे नंबर पर है, जिसमें मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है। तो इसलिए इनके बारे में पूछने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न में जो है तीसरे नंबर पर खाद्यान्न आता है खरीफ खाद्यान्न, चौथे नंबर पर आता है रबी का अनाज।
अब ध्यान रखना, इन दोनों को पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। क्यों? क्योंकि प्रश्न हमें खाद्यान्न से, तिलहन से, गन्ना और कपास से पूछे जाते हैं। तो खाद्यान्न में ध्यान रखना दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन सर्वाधिक खाद्यान्न में वृद्धि किसमें हुई है? खरीफ खाद्यान्न में। तिलहन में बात करें तो रबी के तिलहन में कमी हुई है, जबकि खरीफ के तिलहन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और गन्ना और कपास के बारे में हमने पढ़ा है कि गन्ना में तो कमी हुई है, कपास में क्या हुई है? वृद्धि हुई। तो इस तरह से राजस्थान में जो खरीफ और रबी की फसलों के उत्पादन को लेकर क्या पूछा जा सकता है, तो एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूं तीनों ही पॉइंट। एक तो आपको यह पूरा पता होना चाहिए कि उत्पादन कितना हुआ है, तो इनमें ये दो आंकड़े आपको पता होने चाहिए, खाद्यान्न और तिलहन का, कि कितना उत्पादन हुआ है। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि जो खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और कपास है उसमें सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी किसमें हुई है, यह क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद रबी और खरीफ में यदि पूछा जाए तो रबी खाद्यान्न, खरीफ खाद्यान्न, रबी तिलहन, खरीफ तिलहन, इनमें किसमें वृद्धि हुई है, किसमें कमी हुई है। और यदि आपने इतना अच्छे से समझ लिया है तो राजस्थान में कृषि उत्पादन या फसलों के उत्पादन को लेके कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और इसी के साथ राजस्थान में खरीफ और रबी की फसल, तिलहन के संबंध में जो भी प्रवृत्तियां, चाहे कृषित क्षेत्रफल हो, चाहे वह उत्पादन को लेके जो पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और मेरा तो आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आपके पास इकोनॉमिक सर्वे की बुक होनी चाहिए, और वह इकोनॉमिक सर्वे की बुक को इस तरह से आप जो है साथ साथ जो है शॉर्ट नोट्स बना के और नीचे एंट्री कर दीजिए कि तिलहन, खरीफ तिलहन वृद्धि, तो इसमें कौन सी फसलें हैं, इनमें कौन कौन सी फसलें, उन फसलों को बहुत अच्छे से पढ़कर समझ कर जाएं तो ज्योग्राफी में भी आपका प्रश्न कवर हो जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे से भी पूछा जाएगा तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने पहले ही बात की, ये ऐसे टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, तब उत्पादक जिले हैं, उत्पादक क्षेत्र है, कृषित क्षेत्र है, मिट्टी है, तापमान है, जलवायु पूछी जाती है। और जब इकोनॉमी में पूछे जाते हैं तो कितने प्रतिशत कमी हुई है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितना उत्पादन लाख मैट्रिक टन में हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में कमी है या वृद्धि है, ये आंकड़े हमें इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे पूछे जाते हैं। तो शायद यह क्लास आपको पूरे अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरह से इतने सारे आंकड़े होते हैं। इतने सारे आंकड़ों में से केवल और केवल आपको दो आंकड़े पता होने चाहिए, बाकी इनमें जो है तुलनात्मक कंपैरिजन यदि आपको पढ़ना है, तुलना यदि करना आपको आता है, तो निश्चित रूप से आपके इन आंकड़ों का कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा सेशन। दूसरी एक और सूचना जो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली है कि अब आपके अल्टरनेट क्लास होगी, एक दिन छोड़कर एक। जैसे आज क्लास हुई है तो अगली क्लास आपको कल नहीं परसों मिलेगी, और इसके पीछे कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी टॉपिक हैं वह सब मैं आराम से अच्छे से समझाकर और इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि क्या परीक्षा में आएगा और कैसे पूछा जाएगा, क्यों पूछा जाएगा, और पिछले एग्जाम में पूछा गया तो क्यों पूछा गया, उसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि हर एक पेपर के पीछे कहीं न कहीं समसामयिक घटनाओं का जो है प्रभाव नजर आता है। तो इसीलिए कई विद्यार्थी तो ये सोचते हैं कि केवल हम रट लेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं, समझना, जो चीज है उसको अच्छे से समझना और कैसे परीक्षा में पूछी जाएगी उस पर हम लोग ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हमें पेपर देना है, पेपर निकालना है। तो इसीलिए आप धैर्य बनाए रखें, आराम से अच्छे से आपके इकोनॉमिक सर्वे का जो है जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में वह कंप्लीट करवा जाएंगे। और जिन्होंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान भूगोल का जो कोर्स LM ज्योग्राफी से परचेज कर रखा है, उनको भी मैं बता देता हूं कि वे ऐप में जाकर जो राजस्थान ज्योग्राफी की पहले जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी उसके साथ साथ नई क्लासें जो वर्तमान में रिकॉर्ड की गई, यानी नई न्यू जो है पैटर्न है, उसके आधार पे जो मैंने क्लासें रिकॉर्ड करवाई गई उनको भी आप बहुत अच्छे से जरूर देखें। क्यों? क्योंकि कई ऐसी चीजें जो पहले नहीं बताई गई थी
उनका मैं सुधार भी कर रहा हूं, या उसके ज़्यादा एडवांस जो तुलनात्मक रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी भी मैं व्याख्या कर रहा हूं, ताकि आपको परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों पर भी मैं बात कर रहा हूं। तो इसीलिए आप राजस्थान ज्योग्राफी के जो नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं उनको भी आप अच्छे से देखें, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे की जो क्लासें चल रही है इनका आप आनंद लीजिए। निश्चित रूप से हम आराम से जो है इकोनॉमिक सर्वे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और एक अच्छे जो है तैयारी के साथ हम एग्जाम में बैठेंगे, और निश्चित रूप से जो भी राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे को आधार बना के प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को हम अच्छे से सही करके आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।